हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। जी हां दोस्तों, क्या देखेंगे? भू राजस्व व्यवस्था, क्योंकि इसके यानी पहले हम लोग भू राजस्व व्यवस्था के पार्ट 1 में क्या देख चुके हैं, तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में देख चुके हैं। और इसमें हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि आपका रैयतवाड़ी और महालवाड़ी के बारे में डिटेल्स रूप में पढ़ लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई यानी जो ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था था, ये कितने भागों में इसको बांटा गया था। तो हम देख सकते हैं कितने भागों में बांटे थे जी, 3 भागों में बांटे थे। ठीक है, सर्वप्रथम आपका क्या था? अस्थाई बंदोबस्त था, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त था। दूसरा हम लोग देखे थे कि रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी थी। और तीसरा था महालवाड़ी, महलवाड़ी। ठीक है, इसके पहले जब हम देखे थे यानी अगले वीडियो में जो देखे थे, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर प्लेलिस्ट में, आधुनिक भारत के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैं इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, उसमें जब हम देखे थे तो उसमें इजेदारी प्रथा के बारे में भी हम लोग देखे थे कि सर्वप्रथम यानी आप देखिएगा मीर कासिम द्वारा क्या किया गया था। मीर कासिम द्वारा कुछ क्षेत्र दिया गया था, जैसे कि आपका मिदनापुर हो गया, चटगांव हो गया, वर्धमान हो गया। ये क्षेत्र की ये जो 3 जिले हैं बंगाल में, इनकी दीवानी जो है सर्वप्रथम यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया था मीर कासिम द्वारा। और वहीं पर ये सबसे पहले इजेदारी प्रथा को लागू किए थे। और इजेदारी प्रथा के माध्यम से ये कर वसूल रहे थे। और उनको लगा कि भाई जब इतना छोटा क्षेत्र से इतना ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, तो भाई अगर पूरा बंगाल हमको मिल जाए तो यहां से हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, और इसी के चक्कर में हम लोग देखेंगे कि फिर प्लासी के युद्ध के बाद क्या होता है, बक्सर का युद्ध होगा। और बक्सर के युद्ध के बाद यानी शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि करेंगे। और इलाहाबाद की प्रथम संधि करने के पश्चात उनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले लिए। और दीवानी लेने के पश्चात वहां पर इजेदारी प्रथा के माध्यम से भी यानी कर वसूलने का प्रयास किया गया, लेकिन सफल नहीं रहा। तो फिर वो क्या किए, अस्थाई बंदोबस्त वहां पर क्या किए थे, लागू किए थे। तो अस्थाई बंदोबस्त में हम लोगों ने क्या देखा था? अस्थाई बंदोबस्त में देखा था कि इसमें सर्वोपरि जो थी वो क्या थी, सबसे ऊपर जो थी इसमें क्या थी, कंपनी थी। यहाँ पर क्या थी, कंपनी। और कंपनी के नीचे जो कार्य कर रहा था वो क्या था, इसमें जमींदार था। इसमें क्या था, जमींदार। ये आपको याद रखना है कि इसमें जमींदार था। और जमींदार के नीचे आपका कौन है, तो किसान, जिनसे क्या किया जा रहा है, टैक्स वसूला जा रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि इसमें किसान है और किसान से टैक्स कौन वसूल रहा है, जमींदार। और जमींदार फिर किसको लेकर दे रहा है, तो कंपनी को दे रहा है। लेकिन इसमें हम ये देखे थे कि फायदा सबसे अधिक इनको हो रहा था, तो जमींदारों को फायदा हो रहा था। ठीक है, और किसानों की जो स्थिति थी ये काफी क्या हो गई थी, इनकी स्थिति काफी दयनीय थी। इनकी स्थिति काफी क्या थी, दयनीय थी। इनको किसी तरह से कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। एक तरह से देखा जाए तो कंपनी को भी उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था जितना प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, बीच में ये माजा कौन मार रहा था, तो जमींदार। ये दिन प्रतिदिन जमींदार धनी होते गए, अपने नीचे छोटे छोटे जमींदारों की भी नियुक्ति करने लगे, इतने ये धनी हो गए। इस व्यवस्था को पटवारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, हम देखेंगे कि भाई इस व्यवस्था में क्या होता था, यानी जो कुल ब्रिटिश भूभाग का याद रखना है कि इसमें कितने % भूभाग पर यानी अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। तो कुल भूभाग का आपका 19% भाग पर, 19% यानी भाग पर, कुल ब्रिटिश भूभाग का 19% भूभाग पर क्या किया गया था, यानी अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, जिसमें कर कितना वसूल कर देना होता था, तो आपको बताए होंगे कि भाई इसमें जो होता था यानी 10/11 भाग जो है ये कंपनी क्या करती थी, कंपनी यानी कंपनी को कर जाता था। 10/11 भाग कंपनी को कर जाता था। ठीक है, और इसमें ये भी पढ़े थे हम लोग कि 1/11 भाग जो है ये कौन लेते थे, तो ये लेते थे आपका जमींदार। कौन लेते थे, जमींदार लोग लेते थे। लेकिन 1/11 भाग ही नहीं, बल्कि हम देखे थे कि धीरे धीरे उनकी जो है चाहत जो है, उनकी जो इच्छा है वो दिन प्रतिदिन क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप इनका एक तरह से देखें, कंपनी का और जमींदार का दोनों का एक तरह से कर जो है बराबर हो जाता है। 10 भाग ये लेते हैं तो 10 भाग वो लेते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप यानी किसानों पर इतना ज्यादा बोझ बन गया कि भाई उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई। तो अंत में यानी कंपनी को लगा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग क्या करेंगे, यानी किसानों की भी स्थिति को सुधार सकते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में खासकर किसानों के बारे में ही सोचा गया। रैयत का अर्थ ही होता है किसान। रैयत का अर्थ क्या होता है, किसान। और इस व्यवस्था में खास करके यानी कंपनी की जो मानसिकता थी वो क्या करनी थी कि भाई हम भी खुश रहे और साथ में किसान भी खुश रहे। अगर किसान ठीक नहीं रहेंगे, किसान खुश नहीं रहेंगे, किसानों को फायदा नहीं होगा, तो फिर
हम किन से टैक्स लेंगे, हम किन पर शासन करेंगे जब लोग ही नहीं रहे। बंजर भूमि पर कोई शासन करता है जी? नहीं करता है। जहां पर मान लीजिए कोई उद्योग ही समाप्त हो जाए, कल कारखाने बंद हो जाए, कृषि समाप्त हो जाए, तो वहां पर आप शासन करके ही क्या कीजिएगा। तो इनको लगा कि हमें क्या करना चाहिए, यानी इस व्यवस्था में सुधार करने चाहिए। इसमें जमींदार जो है वो काफी क्या कर रहा है, मतलब एक तरह से घपलाबाजी कर रहे हैं। तो इनको हमें क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो इस व्यवस्था में देखेंगे कुछ खास इसमें नहीं होगा। रैयत वाली व्यवस्था में यही होगा कि भाई एक तो होगी कंपनी, एक क्या होगी कंपनी, और कंपनी के नीचे डायरेक्ट होंगे कौन, आपके किसान। कंपनी के नीचे कौन होंगे, किसान। मतलब कंपनी और किसानों के बीच से किनको हटा दिया गया, तो यहां पर हम देखेंगे कि जमींदारों को क्या कर दिया गया, गायब कर दिया गया। कंपनी और किसान के बीच से किनको गायब कर दिया गया, जमींदार को गायब कर दिया गया। इसमें रैयतवारी व्यवस्था में, किसमें, तो रैयतवारी व्यवस्था में। इसमें हम लोग देखे थे कि जो जमींदार होता था वो भूमि का मालिक होता था। इसमें क्या था, भूमि का मालिक होता था, मालिकाना हक दिया गया था, भूमि का मालिक होता था कौन, जमींदार। लेकिन इसमें हम देखेंगे रैयतवारी व्यवस्था में किसान जो होगा वो क्या होगा, वो होगा भूमि का मालिक। ये क्या था, भूमि का मालिक कौन होगा, तो किसान होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि रैयतवारी व्यवस्था में कंपनी और किसान डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए थे, और इसमें भूमि का मालिकाना हक किसे प्राप्त था, तो किसानों को प्राप्त था। ठीक है। अब ये देखें कि सबसे पहले ये आपकी रैयतवारी जो व्यवस्था है ये सबसे पहले कहां पर लागू होती है, तो थोड़ा सा हमें आना होगा यानी बैक में। आप लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़े होंगे। आपको याद होगा कि जब हम लोग पढ़े थे उस समय तो हम आपको बताए थे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यहां पर आपका मैसूर वाला क्षेत्र था और यहीं पर हुआ था आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस युद्ध में हम लोग देखे थे कि एक तरफ से तृतीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, तो 1990 से 92 के बीच में हुआ था। सॉरी 1990 नहीं, 1790 से 1792 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में ही हम लोग देखे थे कि भाई निजाम, आपका जो हैदराबाद के निजाम है और इधर जो पेशवा है, यानी पेशवा, ये पेशवा प्लस निजाम, और बंगाल में है अंग्रेज। पेशवा हो गए, निजाम हो गए और यहां है अंग्रेज। तो ये जो है तीनों शक्तियां, यानी तीनों शक्तियां मिलकर किस पर आक्रमण करती है, आक्रमण करती है आपके मैसूर पर। किस पर आक्रमण करती है, मैसूर पर आक्रमण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप देखेंगे कि मैसूर जो होगा इस युद्ध में क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान बेचारा युद्ध में हार जाएगा। जैसे ही टीपू सुल्तान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हारता है तो हारने के पश्चात इनसे लगभग मैसूर का आधा क्षेत्र जो है वो ले लिया जाएगा। मैसूर का आधा क्षेत्र क्या कर लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। और इस युद्ध में जो क्षेत्र लिया गया था उस क्षेत्र का आपका नाम याद रखना है कि अंग्रेज जो है इस क्षेत्र का सबसे उपजाऊ क्षेत्र क्या कर लिए थे, जो उपजाऊ क्षेत्र था तथा वो जो संप्रभु क्षेत्र था जिस पर कोई विवाद नहीं था, वो क्षेत्र जो है अंग्रेज ले लिए थे। जैसे हम लोग देखे थे कि डिंडीगुल जो था, मालाबार जो था, ठीक है, बड़ा महल जो था, ये सब जो क्षेत्र है वो कौन लिए थे, अंग्रेज ले लिए थे। आपको याद रखना है कौन कौन सा क्षेत्र, ये तृतीय आंग्ल मैसूर में जब क्षेत्रों का बंटवारा ये लोग किए, तीनों लोग जीतने के पश्चात जो मैसूर का जो क्षेत्र था ये आपस में क्या कर लिए थे, बांट लिए थे। तो बांटने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि इसमें जो अंग्रेजों के हिस्सा में आया था वो 3 क्षेत्र था। आपको याद रखना है कौन कौन क्षेत्र था, तो एक याद रखना है कि बड़ा महल, एक कौन था, बड़ा महल, ठीक है, बड़ा महल। और दूसरा जो क्षेत्र था वो था डिंडीगुल था, और तीसरा जो क्षेत्र था मालाबार था। ये 3 क्षेत्रों को अंग्रेजों के हिस्से में, ये 3 क्षेत्र जो थे वो अंग्रेजों के हिस्से में गया था। कौन कौन, बड़ा महल, डिंडीगुल और राजमहल। ये आपको याद रखना है कौन कौन, बड़ा महल, डिंडीगुल और मलाबार, ये तीनों क्षेत्र किसके हिस्से में गया, तो तीनों क्षेत्र गया था अंग्रेजों के हिस्से में, क्योंकि ये जो क्षेत्र था ये काफी उपजाऊ था।
मलाबार का नाम सुने ही हैं, मलाबार क्षेत्रों में आपका जो है मसालों का उत्पादन अधिक होता है, लेटराइट मिट्टी यहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो बड़ा महल, डिंडीगुल और मलाबार क्षेत्र ये अंग्रेजों के पास आ गया था। अब इसी में एक जगह का जो नाम है बड़ा महल, बड़ा महल, तो बड़ा महल में सबसे पहले आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम यानी बड़ा महल जो मद्रास के अंतर्गत आता है, इसी क्षेत्र में सबसे पहले कैप्टन रीड के द्वारा क्या किया गया था, इस क्षेत्र में आपका 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र यानी भूमि का मालिकाना हक इनके पास प्राप्त था। इसमें ये पॉइंट हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम क्या, सर्वप्रथम कब, सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में इस व्यवस्था को कहां पर, तो याद रखना है आपका बड़ा महल लिख लेंगे, बड़ा महल ये कहां पड़ता है, तो मद्रास, उस समय मद्रास पड़ता था। बड़ा महल मद्रास में कब लागू किया गया था, तो लिख लेंगे बड़ा महल मद्रास में 1700, तो डेट लिख लिया ना कि सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में इस व्यवस्था को बड़ा महल मद्रास में लागू किया गया था, मद्रास में लागू किया गया था, लागू किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पूछे कि सबसे पहले रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो कहां पर लागू की गई थी, तो बड़ा महल मद्रास में सर्वप्रथम लागू किया गया था। कब, तो 1792 ईस्वी में। ठीक है, और किसने लागू किया था, तो याद रखना है कैप्टन रीड के द्वारा इसे लागू कराया गया था। किसके द्वारा, कैप्टन रीड, कैप्टन रीड, कैप्टन रीड ने इसे लागू किया था, लागू करवाया था। कैप्टन रीड के द्वारा क्या किया गया था, लागू करवाया गया था। ठीक है, लेकिन इसका व्यापक रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था का लागू कब से होगा, व्यापक रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो कब लागू होगी, इसको याद रखना है। तो हम देखेंगे कि भाई व्यापक रूप से जो है 1820 ईस्वी में, कब, यानी व्यापक रूप से 1820 ईस्वी में आपका थॉमस मुनरो या टॉमस मुनरो बोल सकते हैं, टॉमस मुनरो जो है, टॉमस मुनरो ने यानी कब, 1820 ईस्वी में, कब याद रखना है, तो टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में इसे बोल सकते हैं कि मुंबई, ठीक है, मद्रास, असम, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, असम हो गया, और आपका कुर्ग, एक पॉइंट याद रखना है, कुर्ग आदि क्षेत्रों में, आदि क्षेत्रों में क्या किया था, लागू किया था। ठीक है, याद रखना है कि टॉमस मुनरो, यानी व्यापक रूप से पूछे कि आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था का कब लागू हुआ, तो याद रखना है 1820 ईस्वी में व्यापक रूप से इसे मुंबई, मद्रास, असम, कुर्ग आदि क्षेत्रों में क्या किया गया था, लागू किया गया था। सबसे पहले आपको याद रखना है बड़ा महल। ठीक है, कब लागू हुआ, तो आपको डेट याद रखना है कि सबसे पहले ये 1792 ईस्वी में लागू किया गया था। कब, 1792, सर्वप्रथम बोला है 1792 ईस्वी में इस व्यवस्था को बड़ा महल यानी मद्रास में क्या किया गया था, लागू किया गया था। और किसने लागू करवाया था सबसे पहले, तो याद रखना है कैप्टन रीड के द्वारा लागू किया था। लेकिन 1820 ईस्वी में इसे क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। क्लियर, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन अब इसकी विशेषता क्या थी और इसकी सफलता और असफलता क्या थी, इस सब के बारे में हम क्या करेंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी इसकी सफलता ये होगी कि कंपनी क्या चाह रही थी, कंपनी का उद्देश्य क्या था इसे लागू करने का। कंपनी का दो ही उद्देश्य था। कंपनी का क्या था, कंपनी का दो उद्देश्य था। एक कि कंपनी को अधिक प्रॉफिट हो, क्या, कंपनी को अधिक क्या हो, अधिक लाभ हो, कंपनी को अधिक लाभ हो। और दूसरा किसानों को भी अधिक लाभ हो, किसानों का एक तरह से क्या हो, बचत हो, किसानों का बचत हो। क्योंकि हम देखे थे कि भाई जब अस्थाई बंदोबस्त था तो अस्थाई बंदोबस्त में हम लोग क्या देखे थे, अस्थाई बंदोबस्त में यानी किसानों को बचत नहीं हो रहा था,
पूरा का पूरा जो है बीच में जो जमींदार थे वो क्या जा रहे थे, इनके हक को खा जा रहे थे। लेकिन इनको लगा कि हम क्या करते हैं, अगर रैयतवारी यानी किसान, रैयत मतलब किसानों को अगर पूरा हक देते हैं, मालिकाना हक किसको देंगे, किसानों को देंगे, और डायरेक्ट यानी कंपनी क्या करेगी, किसानों से कर वसूलेगी, तो जो हम कर निर्धारित करेंगे उतना ही किसानों को कर देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कोई कर देना नहीं पड़ेगा। अतः जो किसान होंगे वो क्या होंगे, खुशहाल होंगे, और हमें भी क्या होगा, अधिक प्रॉफिट होगा। ये किसका मानना था, ये मानना था आपका कंपनी का, कि कंपनी अधिक प्रॉफिट में रहेगी और किसानों का भी क्या होगा, बचत होगा, क्योंकि इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। लेकिन न चाहते हुए भी इसमें हम देखेंगे कि बिचौलिए उत्पन्न हो जाएंगे। कारण कैसे, क्योंकि इस जो आपका रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, इसमें जो कर का निर्धारण किया गया था, इसमें याद रखना है कि इसमें कर का जो निर्धारण किया गया था, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो कर का निर्धारण किया गया था, तो कर कितना परसेंट था, तो इसमें मात्र कर ज्यादा नहीं था, 1/, पहले यानी प्रारंभ में यहां पर जो लागू किया गया था, ये जो 1792 ईस्वी में लागू किया गया था, यानी कैप्टन रीड ने जब इसे लागू किया था, तो कितना उस समय कर था, कैप्टन रीड जब लागू किया था तो 1/3 रखा था, यानी कर का निर्धारण जो किया गया था 1/3 भाग। ठीक है, कैप्टन रीड के द्वारा जब लागू किया गया था, याद रखना है कि कैप्टन रीड के द्वारा जब लागू किया गया था, कैप्टन कैप्टन रीड ने इस व्यवस्था के तहत, इस व्यवस्था के तहत यानी 1/3 भाग कर निर्धारित किया था, ये पॉइंट याद रखना है कि 1/3 भाग मतलब 33% जो है वो कर क्या किया गया था, निर्धारित किया गया था। लेकिन बाद में जब हम देखेंगे इसमें लगातार क्या होता जाएगा, जब भूमि की पैमाइश हो जाएगी, भूमि माप लिया जाएगा, उसके बाद जो है इनके करों में लगातार वृद्धि होती चली जाएगी। और 1855 ईस्वी में हम देखेंगे कि यानी यह बढ़कर 1855 ईस्वी में यह 1/3 से कितने, 1/3 भाग से यह चला जाता है 50% भाग, मतलब 1/2 भाग पर चला जाता है। और सबसे बड़ी असफलता के कारण यही थी कि अगर मान लीजिए किसानों से आप आधा अनाज ले लीजिएगा, किसानों से आप क्या कर लीजिएगा, आधा अनाज आप ले लीजिएगा, तो फिर उनको क्या बचेगा। आपको यह सोचना चाहिए कि दक्कन यानी प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र आपका दक्षिण भारत जो है एक तरह से पठारीय क्षेत्र है, ठीक है, और यहां पर ठीक है कुछ भाग जो है उपजाऊ है और कुछ भाग ऐसे है जो क्या है, काफी अनुपजाऊ है। और आप उन क्षेत्रों पर क्या कर दिए हैं कि 50% कर लागू कर दिए हैं। तो अब बताइए कि अनाज जितना उत्पादन होगा उसका 50% हिस्सा अगर कंपनी ही ले लेगी, तो उस 50% में वो साल भर कैसे जीवित रहेंगे। साथ ही में फिर अगले वर्ष जो खेती करना है, उस खेती के लिए भी वही 50% हिस्से में से क्या करना है, आपके बीज के लिए भी रखना है, जुताई हो गया, बुआई हो गया, कटनी हो गया, पिटनी हो गया, सोहनी हो गया, खाद बीज हो गया, ये सभी चीजों में पैसा खर्च होता है। तो अतः जो है किसान अपने आप को इस व्यवस्था के तहत भी सुरक्षित नहीं समझे, और इस व्यवस्था के तहत यानी जमीन का मालिकाना हक दिया गया था किसानों को, लेकिन यानी टाइम पर ये कर नहीं चुकाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप यानी ब्रिटिश कंपनी क्या करते थे, इनके जमीनों को नीलाम कर देती थी, इनके जमीनों को लेकर नीलाम कर दी। जो किसान यानी समय से कर नहीं चुकाते थे उनके जमीनों को नीलाम कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ये अपने जमीनों को खोने के डर से ये साहूकारों के पास जाने लगे। अब यहां पर न चाहते हुए भी एक नए बिचौलिए की उत्पत्ति होगी, जिसे हम साहूकार के नाम से जानेंगे कि इस व्यवस्था में किसकी उत्पत्ति हो रही है। तो यहां पर याद रखना है साहूकारों की उत्पत्ति हो रही है। किसकी उत्पत्ति, साहूकार की बोल सकते हैं कि क्या होगी, उत्पत्ति होगी। अब देखिए साहूकार क्या करेंगे, अब यही साहूकार यहाँ पर जो जमींदारी का रूप लिया था वही साहूकार यानी यहाँ पर एक तरह से कार्य करेंगे जमींदार जैसे। जैसे मान लीजिए जिनकी वैसे ऐसे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके फसल इस वर्ष मान लीजिए अच्छी नहीं हुई, अगर अच्छी नहीं हुई तो उन्हें तो टाइम पे कर देना है। 50% जो कर है या तो आप नगद के रूप में दीजिए या तो अनाज के रूप में दीजिए।
आपको टैक्स क्या करना है, हर हाल में चुकाना है। फसल अच्छी नहीं हुई है मान लीजिए, तो आप क्या कीजिएगा भाई, अपनी जमीन को खोने से बचने के लिए आप साहूकारों के पास गए और पैसा लिए उनसे, और वो पैसे को ले जाकर कहां कर दिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जमा कर दिए। और वो जो पैसा मिला आपको ब्याज पर मिला, फिर अगले वर्ष आपकी फसल उतनी अच्छी नहीं हुई कि आप उस ब्याज और सूद को, एक तरह से सूद और जो मूल है, मूलधन है और जो ब्याज है, दोनों को आप चुका सके। तो फिर वो दिन प्रतिदिन आपके ऊपर यानी किसानों के ऊपर ये कर्ज जो है एक समय तक बढ़ता चला गया, और ऐसा 4-5 फसल ऐसे हुए जो आपको न तो कर्ज को चुका पाए और न ही अच्छे से ब्याज को चुका पाए। तो एक समय ऐसा आया कि ये किसान लोग क्या करना शुरू कर दिए कि अपनी भूमि को साहूकारों के पास गिरवी रखने पर मजबूर हो गए। तो फिर वही व्यवस्था यहां पर जन्म ले ली, न चाहते हुए भी इसमें तीसरा व्यक्ति हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिनका नाम था साहूकार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच जो थी वो काफी अच्छी थी कि भाई बीच में कोई नहीं आए, लेकिन इनका एक जो सोच था वो काफी गलत था, अधिक कर वसूलना। और 50% भाई आप कर लीजिएगा तो वो किसान तो मान लीजिए कि कभी दे सकता है, लेकिन कभी तो नहीं भी दे सकता है ना, कभी हमेशा तो फसल अच्छी होती नहीं है। तो ये ना तो समय में कोई मरुवत रखते थे कि भाई एक आपको निश्चित टाइम पर हर हाल में जमा करना है, ये नहीं कि इस वर्ष नहीं दिए तो अगले वर्ष आप चुका दिए, तो उनको साहूकारों के पास नहीं जाना पड़ता। लेकिन ये भी व्यवस्था थी। इनको इस व्यवस्था के असफल होने का दो सबसे बड़ा कारण हम बोल सकते हैं कि एक यानी समय पर कर लेना, यानी न तो किसानों को समय का रियायत देना और न ही किसानों को कर में छूट देना। अगर अकाल की स्थिति हो, बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, तो उस परिस्थिति में अगर इनको कुछ छूट मिलती, कुछ रियायत दी जाती, तो यानी साहूकार जैसे नए बिचौलिए का जन्म नहीं होता। और ये साहूकार क्या किए कि सभी किसानों की जमीनों को हड़प लिए। ठीक है, इस व्यवस्था के तहत भी हम देखें किसान खुश नहीं रहे। एक तो प्रॉफिट हुआ इसमें, एक जो इनकी मानसिकता थी अधिक लाभ कमाना, ये तो लाभ कमाए, लेकिन ये जो मानसिकता थी कि किसानों का बचत हो या किसानों का लाभ हो, तो ये जो व्यवस्था है ये इसमें क्या हो गई, एक तरह से असफल हो गई, विफल हो गए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किन किन क्षेत्रों में, तो सबसे पहले कैप्टन रीड ने लागू किया था, कहां पर, तो बड़ा महल मद्रास में लागू किया। उस समय ठीक था, 1/3 था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बाद में थॉमस मुनरो ने जब इसे लागू किया 1820 ईस्वी में, मुंबई में, मद्रास में, असम में, ठीक है, कुर्ग में, इन क्षेत्रों में जैसे ही लागू किया गया, इसका जो दर है वो बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तब से ही समस्या उत्पन्न होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप ये एक तरह से बोल सकते हैं कि असफल हो गई। और ये ब्रिटिश भूभाग के कितने परसेंट पर यह कर लागू किया गया था, तो रैयतवारी याद रखना है कि ब्रिटिश भूभाग के कुल क्षेत्र के 51% भाग पर लागू किया गया था। 51% भाग, ये ब्रिटिश भूभाग का कुल कितना परसेंट भूभाग था, तो 51%। ये था आपका यानी अस्थायी बंदोबस्त, हम लोग देखे थे कि 19% भूभाग पर फैला हुआ था, और ये हो गया आपका 51% भूभाग हो गया। तो जो बचेगा वो आपका 31% भूभाग हो जाएगा, महलवाड़ी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरा जो पार्ट देखेंगे वो होगा महलवाड़ी व्यवस्था। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएं। चलिए मिटा दें। अगला जो टॉपिक है वो है हम लोगों का महलवाड़ी व्यवस्था। अब इसमें हम लोग देखें कि भाई इसमें जमींदार ही आ गए, इसमें साहूकार आ गए। तो अब सोचा गया कि कुछ नई व्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें कोई ना आए, और इसके लिए एक नई व्यवस्था प्रचलन में लाई गई जिसको महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और इस व्यवस्था के संस्थापक जो है मैकेंजी है, हॉल्ट मैकेंजी के नाम से जाना जाता है। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था, इस व्यवस्था को लागू किया गया था। और किन किन क्षेत्रों में लागू किया गया था, तो आपको याद रखना है कि यह व्यवस्था खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, पंजाब में लागू किया गया था, दिल्ली में लागू किया गया था, मध्य प्रांत में लागू किया गया था। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे महाल। महाल मतलब याद रखना है मोहल्ला। महाल का अर्थ क्या होता है, महाल इसमें दिया है तो मोहल्ला। मोहल्ला मतलब गांव, गांव मोहल्ला बोलते हैं ना जी, गांव मोहल्ला, गांव मोहल्ला, गांव मोहल्ला। अब याद रखना है कि गांव मोहल्ला, महलवाड़ी से आपको याद रखना है मोहल्ला, गांव मोहल्ला। इसमें क्या किया गया कि गांव के कुछ समूह, यानी गांव के कुछ, यानी गांव के समूह को ही क्या कहा जाता है, महलवाड़ी बोला जाता है। ठीक है,
गांव के समूह को ही महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता था कि गांव के कुछ समूह के द्वारा एक अपना प्रतिनिधि चुना जाता था, यानी गांव के समूह द्वारा, एक तरह से बोल सकते हैं गांव के क्या समूह द्वारा क्या किया जाता था, एक प्रतिनिधि चुना जाता था। क्या चुना जाता था? एक प्रतिनिधि। और यही प्रतिनिधि क्या करता था? इनसे कर वसूलता था। यही प्रतिनिधि क्या करता था? कर वसूलता था। एक तरह से बोल सकते हैं प्रतिनिधि या मुखिया बोल सकते हैं। जैसे गांव में हम लोग का मुखिया होता है, 2-4 गांव को मिलाकर एक पंचायत का मुखिया होता है, वैसे ही कुछ गांवों को मिलाकर यानी एक प्रतिनिधि यानी मुखिया को चुन दिया जाता था, और यही मुखिया क्या करता था? कर लेता था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी डिमेरिट ये थी कि महलवाड़ी व्यवस्था जो थी इसमें अनुमान के आधारित, यानी यह जो कर था इसमें अनुमान पर आधारित था। क्या था? अनुमान पर आधारित। हम लोग देखे थे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो 1/3 से 50% तक पहुंच गई थी। यह जो व्यवस्था है ये उससे भी आगे चली गई। यह तो कहीं कहीं हम देखेंगे कि लगभग 80% इसमें जो कर का हिस्सा होता था वो 80% भाग जो है वो कर के रूप में वसूला जाता था। अब समझिए 80% भाग यानी कर के रूप में वसूला जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि लगभग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश भारत का कितना % हिस्सा इसमें शामिल था? तो ब्रिटिश भारत का बोल सकते हैं, ब्रिटिश भारत का कितना % भूभाग पर? तो उधर हो गया आपका कितना? 19, इधर हो गया 51। तो 19 और 51 कितना हो गया? 50। 19 और 51 जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा कितना? मान लीजिए ये लगभग 31% भूभाग पर क्या था आपका? ये फैला हुआ था 31% भूभाग, यानी कुल ब्रिटिश भारत का 31% भूभाग पर क्या था आपका? महलवाड़ी व्यवस्था होता था। महलवाड़ी व्यवस्था प्रचलन में थी। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस व्यवस्था को कहां पर लागू किया गया? तो पश्चिम उत्तर प्रदेश, दूसरा आपको याद रखना है पंजाब, और तीसरा आपको याद रखना है मध्य प्रांत, और एक आपको याद रखना है दिल्ली। इन क्षेत्रों में क्या किया गया था? यानी महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है। और इसमें हम लोग देखें कि भाई यह यानी कितना % भाग कर के रूप में वसूलते थे? तो 80% भाग जो है ये कर के रूप में वसूला जाता था। बाद में देखेंगे कि यह 66% पर आया, और अंतिम में आप देख लेना है कि लगभग यानी 1855 ईस्वी में इसे ला दिया गया कितना % पर? तो 50%, मतलब 1/2 भाग पर लाया गया था। इतना अधिक हो गया था। पहले 80%, बीच में आपका 66% वसूला गया, फिर 1855 में इसे कितना पर लाया गया? तो आपको याद रखना है 50% पर क्या किया गया था? लाया गया था। याद रखना है कि इस व्यवस्था को सर्वप्रथम किसने लागू किया था? तो इस व्यवस्था को हल्ट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया था। हल्ट मैकेंजी ने क्या किया था? 1822 ईस्वी में लागू किया था। 1822 ईस्वी में। कहां पर? तो यही उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रांत और दिल्ली। हल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 ईस्वी में। लेकिन विचारधारा जो है, इसका जो विचार है, ये कब उत्पन्न हो गया था, यानी कब आ गया था? तो 1819 ईस्वी में ही आ गया था। आपको याद रखना है कब? 1819 ईस्वी में आया था, लेकिन लागू किया गया 1822 ईस्वी में। कुल भाग याद रखना है, तो कुल भाग कितना % हो जाएगा? तो आपका 31% यानी भूभाग पर क्या किया गया था? इसे लागू किया गया था। 31% भूभाग पर इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था। इसमें हम लोग दिए 19 के बाद 51 के बाद क्या? 31% भूभाग पर लागू किया गया था। याद क्या रखना है कि महलवाड़ी, महल मतलब महल, आपका मोहल्ला याद रखना है, यानी गांवों के समूह द्वारा क्या किया था? एक प्रतिनिधि को चुना जाता था, वही प्रतिनिधि क्या करता था? यानी कर को वसूलता था। और ये इसमें जो था आपका अनुमान पर आधारित क्या थी? कर व्यवस्था। यानी इस गांव में बोल दिया था कि आपको इतना कर वसूलना है, दूसरे गांव में इतना, तीसरे गांव में इतना। तो कहीं कहीं क्या हो जाता था? कहीं कहीं यह 80% तक भी पहुंच जाता था। ठीक है। बाद में इसे 66% पर लाया गया, और अंत में हम देखेंगे कि 1855 में यानी 50% यानी कर, यानी 1/2 भाग इसमें भी
कर वसूला जा रहा था। कुल ब्रिटिश भाग का कितना परसेंट, तो 31% भूभाग पर इसे वसूला गया है। ये पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले कहां पर, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा और मध्य प्रांत, उसके बाद दिल्ली आदि क्षेत्रों में, यानी इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो प्रचलन में थी। 1822 ईस्वी में ये यहाँ पर लागू किया गया था। ये इसकी विचार जो आई थी आपका 1819 ईस्वी में, लागू करने वाले व्यक्ति हल्ट मैकेंजी था। ठीक है, इन सभी व्यवस्थाओं में सबसे बड़ी समस्या यही थी, इसमें भी सबसे बड़ी समस्या थी कि इसमें जो लगान था वो काफी अधिक था और इससे जो किसान थे वो संतुष्ट नहीं थे, काफी नाराज थे। ये तीनों व्यवस्था असफल हो गई। असफल होने का कारण यही था कि लगान का अधिक होना। पहले वाले में जमींदार शोषण कर रहे थे, दूसरे में साहूकारों ने शोषण किया और तीसरे में खुद यानी कंपनी ने क्या कर दिया, शोषण करना शुरू कर दिया। भाई 80% कर होता है, 80% कर आप ले रहे हैं, कुल उपज का 80% यानी भाग ले रहे हैं, तो 20% जो हिस्सा है उसमें कैसे लोग खाएंगे, कैसे लोग फिर खेती करेंगे, आपको सोचना चाहिए थोड़ी सी ही। पता ना कहां ध्यान था इन लोगों का। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के यानी किसान आंदोलन शुरू हो जाएगा, जैसे कुका आंदोलन, संथाल विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह उत्पन्न होंगे, खासी विद्रोह, कुका विद्रोह, ठीक है, रंपा विद्रोह। तो हम इसके बाद यानी सभी विद्रोहों को पढ़ेंगे और उन सभी विद्रोहों के बाद जो सबसे बड़ा एक विद्रोह उभर कर आएगा वो विद्रोह होगा आपका 1857 की क्रांति। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।